वर्तमान का जो वायरस है, कोरोना का वायरस, इसका ओरिजिन चाइना से बताया गया है। अक्टूबर के महीने के अंदर, नवंबर के महीने में चाइना के अंदर जो हुबे प्रांत है, वहाँ के वुहान शहर में, जिसकी आबादी 1 करोड़ 10 लाख लोग हैं, वहाँ पर एक वेट मार्केट है जहाँ पे ये सी फूड मार्केट है, वहाँ से इसका ओरिजिन बताया है, जैसे चाइना ने ऑफिशियली कहा। कि चमगादड़ से वायरस आया और वहाँ पे लोगों में फैला। तो उसके बाद में उन्होंने, चाइना ने वुहान को, जहाँ की आबादी 1 करोड़ 10 लाख है, 76 दिन 76 डेज के लिए टोटली बंद कर दिया। और वो कहते हैं कि हम इसको कामयाब हुए इसको कंटेन करने के अंदर। लेकिन दुनिया के अंदर जो चर्चा है वो ये चर्चा है कि ये वायरस वहाँ से नहीं आया है, वो वहाँ की एक लेबोरेटरी है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वहाँ से उसके ऊपर वायरस पे रिसर्च चल रही थी और वहाँ से वायरस पूरी दुनिया में फैला। और दुनिया में फैला तो सबसे पहले ये इटली में गया और इटली के बाद में फिर यूरोप में, फिर अमेरिका के देशों में गया। अब कुछ लोग हमारे यहाँ तो कुछ सेक्युलर के नाम पे या लिबरल के नाम पे या इंटेलेक्चुअल के नाम पे पूरी दुनिया में चलता है ये। तो जब लोगों ने इसका थोड़ा विरोध करना शुरू हुआ चाइना के बारे में, तो इटली के शहर लोम्बार्डी में एक कैंपेन चलाया गया सो कॉल्ड लिबरल्स के द्वारा, सेक्युलर्स के द्वारा, कि भाई चाइना के लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए और हग चाइना, ये चाइना के लोगों से गले मिल रहा है, हग चाइना करके एक कंप्लेन चलाया। और उस कंपेन का परिणाम क्या हुआ कि इटली, जिसकी आबादी 6 करोड़ है, 35,000 लोग मर गए। तो फिर लोगों की आंखें खुली, अरे भाई ऐसा नहीं है जो हम जो कहते हैं कि थोड़ा सा, तो उसको मानने के लिए लोग विवश हुए। WHO ने इसमें बीमारी को जो है 30 जून की जनवरी के आसपास इसको एक महामारी करार दिया और फिर दुनिया के अंदर अलग अलग देशों ने अपने अपने स्टडीज के मुताबिक उसको लॉकडाउन किया। ये वायरस जो है ये RNA वायरस है और वायरस जो चीज होती है वो कभी भी ऐसे हवा के अंदर या जमीन पे या किसी भी सतह पे, निर्जीव सतह के ऊपर ज्यादा समय के लिए जीवित नहीं रह सकती। उसको जीवित रहने के लिए, क्योंकि वो अपने आप में संपूर्ण कोशिका नहीं है, वो कोशिका का हिस्सा है। तो जब तक उसको एक कोई कोशिका नहीं मिलती है, चाहे वो मानव शरीर की हो, चाहे वो जानवरों की हो, चाहे वो पेड़ पत्ते हों, वनस्पति हो, जब तक किसी कोशिका में वायरस नहीं जाएगा, वायरस का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो वायरस की प्रॉपर्टी है कि उसको सर्वाइवल करने के लिए किसी न किसी कोशिका का पोषण आवश्यक है। तो वायरस जो है, ये वायरस जो कोरोना का वायरस है, ये हमारे शरीर में आता है, तभी जाकर के इसका आगे मल्टीप्लिकेशन होता है। अब ये शरीर में आता कैसे है? देखिए, शरीर में आने का जो हमारे बताए गए हैं कि हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, 2 नाक हैं, एक मुंह है और 2 मल द्वार हैं। तो 9 जो द्वार हैं, इन्हीं के माध्यम से वायरस शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। ऐसे चमड़ी के ऊपर से वायरस कभी शरीर के अंदर नहीं जाएगा। तो ये जो 9 द्वार हैं, इन्हीं के अंदर से आएगा और इन्हीं से किसी दूसरे को जाएगा। तो आंखों से यूजुअली कुछ नहीं निकलता, कानों से यूजुअली कुछ नहीं निकलता। मेन जो है, हम चाहे बात करते हैं, चाहे खांसी करते हैं, चाहे छींक आती है, तो हमारा जो नाक और ये मुंह वाला एरिया है, जिसमें से कि म्यूकस निकलता है, थूक की बूंदें निकल सकती हैं, तो उन्हीं के माध्यम से ये वायरस शरीर के बाहर जाता है और उन्हीं के माध्यम से शरीर के अंदर आता है। तो पोर्टल ऑफ एंट्री और एग्जिट दोनों हमारा यही हिस्सा है। ये वाला हिस्सा जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो अब जैसे मैंने बताया कि वायरस यहाँ से एंटर हुआ और एंटर होने के बाद में अब ये मुंह और नाक से जाएगा। सबसे पहले सांस की नली में जाता है और सांस की नली में जाके कोशिकाओं के अंदर, उसके अंदर इसका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से इसकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बढ़ने में उसको 4-5 दिन का समय लगता है। उस समय मरीज को कोई तकलीफ नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल है। तो आज मुझे तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आज इन्फेक्शन नहीं हुआ है, आज से 4-5 दिन पहले हुआ है।
तो इन जिस दिन वायरस शरीर के अंदर आएगा उससे 4-5 दिन तक मरीज को कोई तकलीफ नहीं होती और उस दौरान के अंदर वायरस बॉडी में मल्टीप्लाई करता रहता है। तो अब जब वायरस बॉडी मल्टीप्लाई करेगा, अब जब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तब वो शरीर को इफेक्ट करना शुरू करता है और शरीर के अंदर उसके परिणाम आना शुरू होते हैं। अब परिणाम क्या आते हैं? सबसे पहला बुखार, शरीर में दर्द, खांसी, जुकाम और फिर सांस लेना, इस तरह की तकलीफ उनको आना शुरू होती है। इसमें करीबन करीबन हफ्ता भर का समय लग जाता है। तो जब बुखार आ रहा है तब उसका मतलब वायरस ने संक्रमण कर दिया है और ये 4-5 दिन पहले संक्रमण किया है। तो उस समय बॉडी के अंदर वायरस एक एक्टिव फेज के अंदर है, जिंदा वायरस है। अब जब पहला हफ्ता खत्म होने लगता है तो बॉडी भी आपको रेस्पॉन्ड करना शुरू करती है। बॉडी के अंदर उसके अंदर डिफेंस बना, रेस्पॉन्स आना शुरू होते हैं और डिफेंस आना शुरू होती है। तो पहले हफ्ते के खत्म होते होते और दूसरे हफ्ते की शुरुआत के अंदर बॉडी के अंदर जो रेस्पॉन्स होता है वो जैसे एक एंटीबॉडी बनती है जिसको आईजीएम एंटीबॉडी बोलते हैं। आईजीएम एम एंटीबॉडी बोलते हैं। ये बॉडी की रैपिड एक्शन फोर्स है। जहां कोई दंगा हुआ वहां पे तुरंत जो है रैपिड एक्शन फोर्स चली जाती है। वैसे ही आईजीएम एंटीबॉडी है, ये पैदा होती है। तो पहले हफ्ते में वायरस था, दूसरे हफ्ते में एंटीबॉडी एम एंटीबॉडी बनी तो वायरस से गुत्थम गुत्था करेगी। तो ये एंटीबॉडी करीबन करीबन शरीर में एक हफ्ते तक इसका इफेक्ट रहता है। तो दूसरा हफ्ता खत्म होते होते तीसरे हफ्ते की शुरुआत के अंदर बॉडी के अंदर परमानेंट एंटीबॉडी बनना शुरू होती हैं, जो कि शरीर के अंदर हमेशा बनी रहती हैं। उनको जी एंटीबॉडी बोलते हैं, आईजीजी एंटीबॉडी बोलते हैं। वो शरीर के अंदर जिंदगी भर के लिए रहती है। तो पहले हफ्ते में वायरस था, दूसरे हफ्ते में रैपिड एक्शन फोर्स में आईजीएम एंटीबॉडी थी और तीसरे चौथे हफ्ते में आईजीजी एंटीबॉडी होते हैं। तो ये शरीर के अंदर वायरस का इसकी जर्नी रहती है। तो पहले हफ्ते में जब भी हम टेस्ट करते हैं तो उसको वायरस के लिए टेस्ट करते हैं और दूसरे हफ्ते तीसरे चौथे हफ्ते में हम एंटीबॉडी के लिए टेस्ट करते हैं। जो बीमारी है, अभी बीमारी का जो सिम्टम्स है, मैंने बताया कि जो सिम्टम्स सिंपल सिम्टम्स होते हैं, बुखार, खांसी, जुकाम, शरीर में दर्द, सांस तकलीफ। लेकिन 80% लोगों के अंदर ये कुछ ज़्यादा सीवियर तकलीफ नहीं होती है। केवल हल्का सा जुकाम हो गया, बुखार हो गया, शरीर में दर्द हो गया, बस। इससे ज़्यादा 80% लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती है। उनको किसी विशेष दवाई की जरूरत नहीं होती है, उनको किसी अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती। 20% लोग हैं जिन लोगों को थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा होती है और यही 20% लोग हैं जिनको अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़ती है। जब अस्पताल में ये लोग 20% लोग दाखिल होते हैं तो इनको बुखार के लिए, शरीर में दर्द के लिए, खांसी के लिए दवाएं दी जाती हैं और पानी की भाप है, गर्म चीज़ें हैं, ये दी जाती हैं और ये लोग ठीक होकर के अपने आप घर आ जाते हैं। लेकिन 20 में से भी तो 5 आदमी हैं, वो थोड़े ज़्यादा सीवियर होते हैं और उनको आईसीयू में एडमिशन की जरूरत पड़ती है। और आईसीयू में जब एडमिशन की जरूरत पड़ती है तो उनको ऑक्सीजन दी जाती है, हो सकता है उससे भी काम नहीं चलता तो फिर वेंटिलेटर लगाया जाता है। और ये वो जो लोग हैं 5%, इन्हीं में से डेथ होती है। तो इस वायरस में से 100 आदमियों को अगर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो 80 लोगों को कुछ नहीं होता है। 15% लोगों को सिवाय वार्ड में एडमिट करके हफ्ते 10 दिन के बाद छुट्टी हो जाती है। 5% लोगों को 5 लोगों को आईसीयू में भर्ती होना पड़ता है और 3 लोगों की इसके अंदर 3 से 3.5 लोगों की 100 लोगों के अंदर से डेथ होती है। 3 से 4 लोगों की डेथ होती है। तो वायरस जो है इतना खतरनाक नहीं है, तो इसलिए इससे वायरस से डरना नहीं है, इससे लड़ना है। जो स्लोगन दिया गया वही बात है कि वायरस से केवल 3 से 4% लोगों की डेथ है, ज़्यादा इस पे नहीं है। तो ये बात हमें समझना है कि वायरस अगर इन्फेक्शन हो जाए तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, उससे लड़ने की जरूरत है। अब इसकी जांच कैसे की जाती है? तो मैंने बताया कि जांच के लिए कि पहले हफ्ते में शरीर में वायरस रहता है। जब वायरस रहता है तो वायरस की जांच की जाती है। उसको बोलते हैं, जो टेस्ट आपने फॉर्म पढ़ा होगा, टेलीविजन पे सुना होगा, आरटीपीसीआर। ये टेस्ट होता है। आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है कि इसके अंदर कॉटन बड, जैसे कान में अपन रुई साफ करते हैं ना, उसमें कॉटन बड होती है, उससे नाक या मुंह के अंदर से
सैंपल लिया जाता है। नाक में श्लेष्मा का और मुंह के अंदर जो मुंह की लार होती है उसका सैंपल लिया जाता है और उसको लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट किया जाता है। अगर उसके अंदर वायरस मिलता है तो प्रूव करता है कि हाँ आपके शरीर को वायरस है। तो इस टेस्ट को बोलते हैं आरटीपीसीआर। ये यूजुअली पहले हफ्ते में शुरू के 8-10 दिन तक टेस्ट किया जाता है। फिर दूसरे हफ्ते में जब वायरस के अगेंस्ट में हमारे बॉडी में रैपिड एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं, तो उस समय वायरस की संख्या कम हो जाती है और उस समय सेकेंड और थर्ड वीक ऑनवर्ड जो टेस्ट किए जाते हैं उनको रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। तो पहले हफ्ते में हम आरटीपीसीआर करते हैं, दूसरे तीसरे हफ्ते में हम उसको रैपिड एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं। अब इस वायरस का, इस बीमारी का इलाज क्या है? इलाज मैंने बताया 80% लोगों को कुछ खास जरूरत नहीं होती। सिंपल जुकाम की, बुखार की दवाइयाँ, भाप, गर्म चीज़ों का सेवन, बस इतनी ही चीज़ों की आवश्यकता है। रेस्ट केवल ये। बाकी लोगों को थोड़ा ज़्यादा उपचार की आवश्यकता होती है, लेकिन इस बीमारी की कोई दवाई अवेलेबल नहीं है। वायरस को मारने की दवाइयाँ होती हैं, एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं, लेकिन अभी तक जितनी भी एंटीवायरल मेडिकेशंस दुनिया में अवेलेबल हैं, वो इस वायरस को मारने के अंदर अभी सफिशिएंट उनकी कंफर्मेशन नहीं है कि वो दवाइयाँ इस वायरस को मारने के लिए उपयुक्त हैं, सक्षम हैं। एक रेमडेसिविर का नाम सुना होगा आपने, ट्रायल चल रही हैं, लेकिन अभी उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ट्रीटमेंट बेसिकली सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही रहता है। सर्दी है, जुकाम, बुखार, ये ऑक्सीजन वेंटिलेटर, यही ट्रीटमेंट रहता है और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता है। एक नाम सुना होगा आपने प्लाज्मा थेरेपी का, अखबारों में भी आया, टेलीविजन में आया कि प्लाज्मा थेरेपी इसके लिए कामयाब है। प्लाज्मा क्या है? मुझे वायरस का इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद में दूसरे हफ्ते में मेरे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनना शुरू हुई और तीसरे चौथे हफ्ते में मेरे शरीर के अंदर परमानेंट एंटीबॉडी, जी एंटीबॉडी बन गई। अब ये एंटीबॉडी कहाँ रहती हैं? ब्लड में रहती हैं। ब्लड में कहाँ रहती है? प्लाज्मा में रहती हैं। तो मेरे शरीर के अंदर वो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी हैं। अब किसी और को इन्फेक्शन हो गया है तो उसके अंदर तो एंटीबॉडी बनने में 3 हफ्ते का समय लगेगा। तो उसको मेरे शरीर से ये प्लाज्मा निकाल करके जिसमें एंटीबॉडी हैं, अगर उसको दे दिया जाए तो पहले हफ्ते के अंदर जिससे पहले के वायरस मल्टीप्लाई करे, तुरंत उसको खत्म कर देगा। तो ये इस थ्योरी का बेसिस है। इसके ऊपर भी अभी ट्रायल चल रहे हैं, तो कंक्लूसिव एविडेंस अभी नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर भी आईसीएमआर ने, जो हमारी नोडल एजेंसी है, उसने करीबन 20-21 अस्पतालों के अंदर ट्रायल की इसकी परमिशन दी है। तो अभी इसके ऊपर ट्रायल का काम चल रहा है, लेकिन अभी कंक्लूसिवली हम उसको नहीं कह सकते कि ये इसका कोई कारगर ट्रीटमेंट है। हम सोसाइटी के नाते, हम सबसे बड़ा रोल हमारा इसके अंदर जो आता है वो आता है प्रिवेंशन का। हम पहले थे कि बचाव जो है वो सबसे बड़ा उपचार है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमेशा कहा जाता है बचाव। और हमारा तो जितना चिंतन है, हिंदू समाज का जितना चिंतन है, आयुर्वेद का जितना चिंतन है, वो बचाव के ऊपर ही ज्यादा महत्व देता है। तो बचाव जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम सब लोगों को करने की चीज है, उसको समझने की जरूरत है। तो मैंने जैसे पहले बताया, सबसे पहला कि ये वायरस शरीर से बाहर निकलता है नाक से और मुंह से, और एंटर भी मोस्टली इन्हीं चीजों से होता है, नाक से और मुंह से। तो इस चीज को सबसे ज्यादा दूर सावधान रखने की जरूरत है। वायरस कहाँ से निकला? नाक से निकला। छींकेंगे तो उसके अंदर कण जो हैं, ड्रॉपलेट्स जो हैं, वो दूसरे के हवा में जाएंगे और कोई सामने खड़ा होगा उसके शरीर में चले जाएंगे, फिर उसके मुंह से अंदर चले जाएंगे या नाक से अंदर चले जाएंगे। तो मेरे से उस आदमी के बीच की जो दूरी है, ये ड्रॉपलेट यूजुअली 1 मीटर, 1.25 मीटर से ज्यादा आगे ट्रेवल नहीं करता है। तो अगर हम दो आदमी 2 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, 2 गज की दूरी पे खड़े हैं, तो चाहे मैं छींक भी दूं यहाँ पे, चाहे मैंने बहुत जल्दी खांसी भी कर दी है, लेकिन वो जो मेरे शरीर से ड्रॉपलेट निकले हैं वो उस तक नहीं पहुंचते। तो जो डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसको हमने नाम दिया, कि आप अपने से 2 आदमी बात करें, कुछ भी करें, तो गैप लेकर के खड़े हैं। 2 मीटर का, 2 गज का जो गैप है, 6 फीट का जो गैप है, वो रखें।
तो फिजिकल डिस्टेंसिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये जो आदत स्वभाव में नहीं होता है, लेकिन इसको अभी ढालने की जरूरत है कि डिस्टेंस को मेंटेन करके रखें। दूसरी चीज, मास्क। क्योंकि वायरस का एग्जिट कहाँ से है? यहाँ से है। वायरस की एंट्री कहाँ से है? यहाँ से। तो ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को पूरा कवर करके रखने की जरूरत है। मास्क पहन के रखना। अब मास्क कौन सा पहनना है? मास्क जो है, इस बाजारों में कई तरह के हाई फाई मास्क अवेलेबल हैं। किसी हाई फाई मास्क की, किसी कॉस्टली मास्क की, किसी महंगे मास्क की आवश्यकता नहीं है। घर के अंदर कॉटन सूती कपड़ा लीजिए, 2 परतों वाला मास्क बनाइए और उसको यहाँ पे बांध के रखिए। बस, सिंपल। N95 की N90, आपको इन किसी मास्कों की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल इन 2 सूती कपड़े का डबल प्लाई का मास्क जो है आपको पहन के रखना है। अब होता क्या है कि मास्क में चूंकि हम लोगों को आदत नहीं है, दिल्ली का एनवायरनमेंट भी गर्म एनवायरनमेंट है, तो धीरे धीरे जो मास्क है, पहले मैंने यहाँ पे बांधना शुरू किया और थोड़ी देर के बाद में फिर वो यहाँ आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद में यहाँ आ जाता है, फिर पूरे दिन वो गले के अंदर एक श्रृंगार के वस्तु के रूप में लटका रहता है। ऐसा होता है ना? हैं, मुझे लगता है कि मेरी सांस घुट रही है, मुझे लगता है कि मेरी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है गर्मी लगना शुरू हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है यहाँ से होते होते यहाँ, यहाँ से होते होते यहाँ, और फिर इसका कोई यूज नहीं है। ये अपने आप को और सामने वालों को, दोनों को छलावा देना है। तो कृपया करके मास्क के बारे में अपनी स्थिति बड़ा क्लियर करें। बाजार से कोई हाई फाई मास्क नहीं पहनना है, घर के अंदर कपड़े का मास्क बनाएं और उसको, इस एरिया को पूरा ढक करके रखें। आप घर में अकेले बैठे हैं, कोई मास्क की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर हैं जहाँ पे 4 लोग खड़े हैं, कृपया करके मास्क पहने, क्योंकि ये वरन ना आपकी बल्कि सामने वाले की सुरक्षा, दोनों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ठीक है जी। दूसरी बात मैंने बता दी आपको, मास्क। अब तीसरा जो है सब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो होता है हैंड सैनिटाइजेशन, हाथों को धोना। अब चूंकि मास्क तो पहन लिया, एंटी एग्जिट है, तो हाथों से क्यों भाई? वायरस हाथ से तो शरीर में तो नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ कभी मैं नाक पे उंगली करता हूँ, कभी मुंह को टच करता हूँ, तो वायरस मेरे हाथ या उंगलियों के ऊपर आ जाते हैं। और जब ये उंगलियों पे आ जाते हैं, तो फिर मैंने घर का कोई अलमारी का हैंडल खोला, कभी दरवाजे का हैंडल खोला, कभी किसी चाबी को पकड़ा, कभी कुछ भी किया, तो ये हाथों से, नाक से मेरे हाथों पे आया, हाथों से उस चीज भी चले गया। अब कोई दूसरा व्यक्ति जब उस हैंडल को खोलेगा, तो उसके हाथों पे आएगा, फिर उसके हाथों से उसके नाक में, उसको इन्फेक्शन। तो इसलिए जो है, अपने हाथों को बार 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 धोते रहें। और हाथों को धोने के लिए भी कोई हाई फाई चीज की जरूरत नहीं है। सिंपल घरों में जो साबुन इस्तेमाल हम करते हैं, उस साबुन से हाथों को अच्छे से मल के धोएं, और यहाँ तक धोना है, केवल यही नहीं, उंगलियां यहाँ तक धोइए जहां हम कलाई पहनते हैं। एडवाइजेबल नहीं है घड़ियां पहने, अंगूठी पहने, ये चीजें नहीं है, क्योंकि इनके अंदर वायरस फंसे रह जाते हैं। तो बिल्कुल साफ रखें अपने हाथ, क्लियर। ना अंगूठी ना घड़ी, कुछ नहीं, और यहाँ तक हाथों को बार बार धोते रहें। कुछ लोग आपने देखा होगा ग्लव्स पहन के रखते हैं, दस्ताने पहन के रखते हैं, उसके भी कोई आवश्यकता नहीं है, वो रादर नुकसान ही करता है। कैसे करता है? मैंने ग्लव्स पहन के रखे हुए हैं और मैंने किसी हैंडल को टच किया जिसके ऊपर वायरस था। अब अगर दस्ताने नहीं पहने होता तो मैंने हाथ धो लेता, वो खत्म हो जाता वहीं पे। अब दस्ताने पहने हुए, मैंने हैंडल को टच किया, तो ग्लव्स के ऊपर, मेरे दस्तानों के ऊपर वायरस इन्फेक्शन आ गया। अब मैंने दूसरा दरवाजा खोला, मैंने तीसरी चीज को टच किया, तो मैंने अपने दस्ताने पहने पहने सुबह 3 घंटे के अंदर 20 चीजों को टच कर दिया, और वो वायरस एक जगह से निकाल करके मैंने 20 जगह फैला दिया। तो इसलिए अब जो भी आदमी उन 20 चीजों को टच करेगा, उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसे इन्फेक्शन फैलता है ना। तो इसलिए अब वो दस्तानों से मैंने अपनी तो सुरक्षा कर ली, लेकिन 20 लोगों को मैंने संक्रमण दे दिया। तो इसलिए दस्तानों का कोई रूल नहीं है। फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और रिपीटेड हैंड वॉशिंग,
ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखने वाली चीज। कुछ चीजें हैं, आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन भी जारी की है कि भी जो है कुछ बॉडी के डिफेंस को इंक्रीज करने के लिए, जिनको हम इम्यूनोमोड्यूलेटर्स कहते हैं। गर्म चीज़ों का सेवन करें, गर्म पानी, भाप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध के अंदर हल्दी का सेवन है। काढ़े हैं, आरोग्य भारती ने काढ़े भी दिए हैं। काढ़े भी जो हैं बड़े, जिसके अंदर लौंग है, जिसके अंदर तुलसी है, जिससे मुलेठी है, इस तरह कुछ चीज़ें हैं, काढ़े बनाए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं। शरीर की इम्यूनिटी को, डिफेंस को मजबूत करते हैं। योगा प्राणायाम है वो करिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये शरीर को वायरस से लड़ने के लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम वो कर सकते हैं। संक्रमण किसी का भी हो सकता है, लेकिन होता है दिमाग में होता है मुझे तो नहीं हो सकता, किसी को भी हो सकता है, सबको हो सकता है। तो उससे बचाव ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीका है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। वो लोग कौन हैं? बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर जिनकी आयु ज़्यादा है। ऐसे लोगों में बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, तो वो लोग ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप में, उनको ज़्यादा सावधानी की जरूरत है। डायबिटीज से ग्रसित लोग हैं, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की दवाइयाँ हैं खा रहे हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, अस्थमा के हैं, कोई स्टेरॉइड खा रहा है, अस्थमा के लिए स्टेरॉइड खा रहा है, कैंसर के पेशेंट्स हैं। ऐसे पेशेंट हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। इनको वायरस का संक्रमण ज़्यादा होने की संभावना रहती है, क्योंकि इन लोगों का बॉडी का डिफेंस सिस्टम कमज़ोर होता है। तो ऐसे लोग हाई रिस्क ग्रुप में हैं, और ऐसे लोगों के अंदर ही जो डेथ की रेट भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। वैक्सीन के बारे में, अब इस बीमारी का होगा क्या? अभी 2-2.5 महीने हो गए, 3 महीने तो हो गए हमें देखते देखते, 2.5-2 महीने से तो हम भी लॉकडाउन में चल रहे हैं, और अभी डेली अखबार पढ़ रहे हैं कि नंबर बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। तो ये तो बढ़ेगा, इससे घबराने की बात नहीं है। इस बीमारी को खत्म होने में आपको 1.5 से 2 साल का समय लगेगा। इससे कम पहले बीमारी नहीं है। तो अपनी जीवन को जो है इसी अनुसार ढालना है। अब ये 1.5 से 2 साल क्यों कहते हैं? वायरस है, अब मच्छर तो है नहीं कि आपने देखा और स्वयं वो करवा दिया, मच्छर मरवा दिए सारे, हिट लगा दिया, वो तो है नहीं, अभी दिखता भी नहीं। तो ये वायरस से बचाव कब होगा? जब समाज के अंदर सब लोगों के अंदर, जो मैंने बताया था, आईजीजी एंटीबॉडी आ जाएंगी, तब हो जाएगा। तब वो क्या है, जब वायरस जाएगा मेरे बॉडी के अंदर, ऑलरेडी आईजीजी बनी हुई है, तो वायरस आएगा तो क्या, पहले से फौज तैयार है, तो क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा वायरस। तो जब तक ये कई लोगों के अंदर, एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर, जनसंख्या के अंदर ये आईजीजी एंटीबॉडी नहीं बन जाएंगी, तब तक वायरस का स्प्रेड बंद नहीं होगा। और इस प्रक्रिया को सामान्यतः होने में 1.5 से 2 साल लगेंगे। अब ये आईजीजी एंटीबॉडी बनेगी कैसे? या तो मुझे इन्फेक्शन होगा, और या मुझे इसके लिए कोई वैक्सीन दिया जाएगा। तो इसलिए इन्फेक्शन तो हो, वो होगा, लेकिन मैं उस 80% कैटेगरी में आऊं, मेरी ये इच्छा रहनी चाहिए। उसके लिए बस 80%, इसलिए इन्फेक्शन कम से कम हो मुझे, कम से कम वायरस का इन्फेक्शन हो मुझे। और इस तरह के जब 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन अफेक्टेड हो जाएगी, तब हम इस वायरस का संक्रमण रुक जाएगा, इसकी चेन टूट जाएगी। और जब ये इसको बोलते हैं हम हर्ड इम्यूनिटी, समाज के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। और दूसरा तरीका है वैक्सीनेशन का, कि शरीर के अंदर छोटा सा वायरस दिया जाए, जो कि वायरस जाकर के शरीर के अंदर मल्टीप्लाई करे और बॉडी के डिफेंस डेवलप हो जाए। वैक्सीन भी वायरस ही होता है जो शरीर में डाला जाता है, और उसके अंदर फिर वो शरीर के अंदर इम्यूनिटी पैदा करता है। तो वायरस के लिए एंटीबॉडी वैक्सीन का काम दुनिया के कई देशों में चल रहा है, लेकिन अभी इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में ही वैक्सीन आने की संभावना है, उससे पहले ही संभावना नहीं है।
ट्रायल अभी चल रहे हैं, अभी फेज़ 2 ट्रायल चल रहे हैं, फिर फेज़ 3 ट्रायल चलेंगे, तब जाकर कहीं वैक्सीन आएगी। तो तब तक का समय जो है अपने आप को प्रिवेंशन के माध्यम से बचाना ही सबसे बेहतर तरीका है। और प्रिवेंशन के जो 3 रास्ते 4 रास्ते मैंने बताए, फिजिकल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन और इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके। तो ये सब चीज़ें जो हैं ऐसा अगर हम करेंगे तो ना केवल हम अपने आप को बल्कि समाज को भी बचा पाएंगे। तो ये जो चीज़ है कि वायरस से लड़ना है, डरना नहीं है। इस चीज़ को समझें, अपने घरों, परिवारों में, मित्रों में, दोस्तों में सबको बताएं कि इन चीज़ों का कितनी इम्पोर्टेंस है। हमें आदत नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन आदत डालनी होगी क्योंकि ये वायरस 1 महीने में, मई के महीने में, जून के महीने में ख़त्म होने वाला नहीं है। ये 1.5 साल तक रहने वाला है। तो इतनी बात मेरे को रखनी थी। कितना समय हो गया है? 8-10 हो गए हैं। रणधीर जी कुछ प्रश्न ले लेंगे, जिनको प्रश्न पूछने हैं वो रणधीर जी उनको अलाउ करेंगे, वो प्रश्न पूछेंगे और फिर उसके बाद मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। किसी को कुछ शंका है, सुबह है, जो भी कुछ